Hello students, back to the Tantra physics classes, and today I am starting a new chapter that is Newton's laws. मैंने एक टू डायमेंशनल मोशन पढ़ाया, उसमें सर्कुलर मोशन आया, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आया, हमने डिटेल में किया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी किए, PYQs भी किए, सारा कुछ. All the lectures are uploaded on the YouTube under Tantra physics class. YouTube चैनल का नाम है. आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. ये चैप्टर 5 है 11th क्लास में. 5th चैप्टर है ये. 11th क्लास का ये 5th चैप्टर है. और 11th क्लास का जो 5th चैप्टर है उसमें पहला जो चीज़ आता है, पहला जो टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन्स लॉज. न्यूटन्स लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैकेनिक्स, एंड न्यूटन्स लॉज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड. इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो न्यूटन्स लॉज का जो रोल है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन होल ऑफ फिजिक्स. न्यूटन्स लॉज. तो सो वी विल स्टार्ट विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. तो आज कल तो ये 6th क्लास से ही शुरू होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. लेकिन चूंकि आपके 11th क्लास के सिलेबस में है तो इसके साथ हम मैथमेटिकल एनालिसिस भी, एनालिटिकल टेक्निक्स भी सीखेंगे और इसके एप्लीकेशंस भी सीखेंगे. वो सब जैसे फर्स्ट लॉ, व्हाट एप्लीकेशन इट हैज़ इन मैकेनिक्स, दैट वी विल डिस्कस. लेकिन फिलहाल व्हाट इज द लॉ इटसेल्फ? स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन्स लॉ स्टेट्स दैट an object continues in the state of rest or uniform motion. Rest or uniform motion, इसका मतलब इन फिजिक्स में रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इक्विवेलेंट है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है. An object continues in the state of rest or uniform motion unless acted upon by some unbalanced or net external force. That is all. लॉ तो इतना ही है. An object continues, an object continues in the state of rest. In the state of rest or uniform motion. एक बॉडी जो है वो इट विल कंटिन्यू इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस, जब तक, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट, या अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम नेट एक्सटर्नल फोर्स. बाय सम नेट को ये भी लिखो कि अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. लाइए, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. यहां तो ये पता चला हमें रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इक्विवेलेंट है, उनमें कोई फर्क नहीं है. Unless an object is acted upon by some net external force or unbalanced external force. There may be lot of external forces, लेकिन उनका नेट अगर जीरो है तो वही रेस्ट में ही रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा. What is important is net external force or unbalanced force. Suppose an object is acted upon by two forces, 2 Newton and 2 Newton in the opposite directions. The net force will be zero. The body will be in the state of rest or uniform motion because there is no net external force. So what is important is that there should be net external force or there should be unbalanced force. If the forces balance out on an object, there may be all the external forces, but they balance out, the body will continue to be in the state of rest or uniform motion because all the external forces, they have balanced out or their net is zero.
सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एक्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम नेट or unbalanced external force. Net or unbalanced external force. That's very important. Okay. Now see here. पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट जो है, ये तो 6th 7th 8th क्लास में भी से शुरू हो जाता है, लेकिन अब हमें इसे पता चला, एक तो ये पता चला कि रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन जो है दे आर इक्वलेंट। जहां कहीं भी आप देखो रेस्ट, वहां साथ में बुक में लिखा होगा और यूनिफॉर्म मोशन। So in physics, you cannot differentiate between rest and uniform motion. Rest and uniform motion are equivalent. Rest or uniform motion are equivalent. Equivalent. मतलब रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर इक्वलेंट, यही है। रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन इक्वलेंट, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। सपोज आप रेस्ट में हो, घर में बैठे हो, यहाँ एक ही जगह बैठे हो, तो यू फील पॉसिबली व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, पर्सन इज एट रेस्ट, ही फील्स गुड, इज एट रेस्ट। If you are in a bus and bus is moving with a constant velocity, maybe 100 km per hour, even then you will feel the same way as you are at rest, because the bus is moving constantly with uniform velocity, maybe it is 100 km per hour. अगर आप, if you are standing in the bus and bus is moving very fast, 100 km per hour, constant speed, constant velocity, you will remain standing without any problem. अब जो पुश और पुल आपको होते हैं बस में, वो एक्सेलरेशन की वजह से होता है। वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाता है बस में। कभी पुश बैक होते हैं, कभी पुल फॉरवर्ड होते हैं, कभी साइडवेज पुश पुल्स होते हैं। दोज आर ओनली बिकॉज दैट द बस इज एक्सेलरेटिंग। सो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी इज एज गुड एज रेस्ट। तो तीसरा पॉइंट ये है, तो मैथमेटिकल presentation of the first law is summation of F, sum of all the forces acting on a body, अगर उनका नेट रिजल्टेंट जीरो है। फोर्सेस है, आपने पुश पुल किया है एक ऑब्जेक्ट को, लेकिन उन सब पुश पुल का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। या तो कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है, वो भी चलेगा, वो भी नेट फोर्स जीरो है। या फोर्सेस है बहुत सारे, लेकिन उनका नेट जीरो है। दोनों चीजें। इफ एफ नेट इज जीरो, तो ऐसे कुछ करके वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, वो भी कांस्टेंट। जीरो इज अ कांस्टेंट, स्पेशल कांस्टेंट। A body continues to be at the state of rest means it continues to have zero velocity. That means it's a constant velocity, constant whatever it is. Zero ही सही, constant है। ये फर्स्ट लॉ है in a mathematical equation form। लेकिन summation of f vector is zero, net force is zero। इसका मतलब summation of fx should also be zero, summation of fy should also be zero, summation of fz should also be zero। क्योंकि अगर वेक्टर जीरो है, तब all its components must be zero। मतलब if there is no external force, right, then net external force in the x direction should be zero, net external force in the y direction should also be zero, net force in the z direction should also be zero। ऐसा नहीं कि नेट फोर्स इज जीरो, वैसे नेट फोर्स जीरो का मतलब ही है कि ऑल द कंपोनेंट शुड बी जीरो। अगर आपको याद होगा, इफ ए वेक्टर इज जीरो, अगर वेक्टर ए जीरो है, तब जाकर इसके सारे कंपोनेंट जीरो है, कोई और रास्ता है नहीं, कोई और रास्ता तो है नहीं। इफ ए वेक्टर इज जीरो, देन ऑल द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर शुड बी जीरो। और ये जीरो, जब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तब जाकर वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यह है कि इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका वाई कंपोनेंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, इसका जी कंपोनेंट भी कांस्टेंट होना चाहिए।
दिस इज फर्स्ट लॉ इन मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म. अदरवाइज वही है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस some external force acts on it, some external unbalanced or net force acts on it. ठीक? This is the first law. Now it has applications. The first law means, तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? इसका मतलब एक बॉडी है, अगर ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, इट डज नॉट हैव द पावर टू चेंज इट्स ओन स्टेट. इसको अपना स्टेट चेंज करने का पावर है नहीं. कोई बीरूनी ताकत हो आना चाहिए जो इसका स्टेट चेंज करे. ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन कैन नॉट चेंज द स्टेट. सम एक्सटर्नल फोर्सेस नीडेड टू चेंज द स्टेट. दिस इज also called the law of inertia. Inertia means the body at rest or in uniform motion has a tendency or a property to retain its state of rest or uniform motion. एक बॉडी को यह प्रॉपर्टी होता है, एक टेंडेंसी होता है, ताकि वो टेंडेंसी कि मतलब वो अपना स्टेट जो है, चाहे रेस्ट का स्टेट हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट हो, वो उसको रिटेन करता है, वो उसको अपने पास रखता है, रिटेन करता है. और जितना ज्यादा इसका रिटेनिंग पावर हो, हम कहेंगे उतना ज्यादा इसमें इनर्शिया है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन by itself because that is its tendency. तो फोर्थ पॉइंट ये है, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड the law of inertia. That is a body has a tendency to retain its state of rest or uniform motion. The body has a tendency to retain its state of rest or uniform motion. ये चीज. फिफ्थ पॉइंट, मतलब ये देखो, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा. सपोज एक टेबल पर एक टेबल है, उस पर आपने क्लॉथ लगाया हुआ है, क्लॉथ पीस, और क्लॉथ पीस पर कोई चीज, गिलास ही सही, गिलास लगाया, गिलास रखा है क्लॉथ पीस पर, और आपने यूं किया, क्लॉथ पीस को आपने नीचे से खींचा, ऐसे क्लॉथ पीस निकलता रहेगा और गिलास एक अपनी जगह रहेगा. मतलब हुआ कि गिलास हैज अ टेंडेंसी टू रिटेन इट्स पोजीशन, और आपने अचानक क्लॉथ पीस को बाहर निकाला, पुल करके, गिलास अपनी जगह रहेगा, बिकॉज गिलास हैज द टेंडेंसी टू हैव इट्स ओन पोजीशन ऑफ रेस्ट. या अगर कोई मूव ही करता है, जैसे आप बस में हो, बस मूव कर रहा है और आपने बस से बाहर जंप लगाया, तो जब व्हेन योर फीट टच द ग्राउंड दे कम टू रेस्ट, लेकिन आपका बॉडी जो ऊपर है उसको ये टेंडेंसी है टू हैव इट्स कांस्टेंट मोशन, तो इसलिए आप आगे जाकर आगे टिल्ट हो जाते, गिर जाते हैं आप आगे. मतलब जब यू आर इन मोशन बिकॉज यू आर जंप फ्रॉम द बस, तो आप मोशन में है, वेलोसिटी में है आप, तो फीट टच द ग्राउंड, दे कम टू जीरो वेलोसिटी. लेकिन बॉडी अभी वेलोसिटी में है, बॉडी सारा रेस्ट में आया नहीं, बिकॉज बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू हैव अ कांस्टेंट मोशन. इसको ए टेंडेंसी है टू रिटेन दिस मोशन, टू हैव दिस मोशन कंटिन्यूअसली, इसलिए बॉडी आगे की ओर गिर जाती है, टिल्ट हो जाती है. This is a property of inertia. A bigger body, a huge body which has more tendency to retain its position of rest or uniform motion, has more inertia. जैसे ट्रक हो, a huge truck is moving with some velocity. इसको स्टॉप करना मुश्किल है. इसका स्टॉप करना मुश्किल मतलब ये हुआ कि it has a greater property to retain its motion. Therefore, its moment of inertia is more. A small ball is moving and you can stop it easily. Means it was not having that heavy tendency of retaining its motion, so you could stop it easily, therefore its mass is less.
जिस बॉडी को ज़्यादा टेंडेंसी है टू हैव इट रेस्ट मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, उसका मास ज़्यादा है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. दैट्स कॉल्ड मास आल्सो कॉल्ड इनर्शिया. जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है. देयर इज ए ह्यूज बॉडी, ये ह्यूज बॉडी है, ये रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी 0 है. आपने फोर्स दिया और मुश्किल से ही अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब इसको रेस्ट रिटेन करने का प्रॉपर्टी ज़्यादा है, रेस्ट रिटेन करने का इसका टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसका मास ज़्यादा हुआ. और स्मॉल बॉडी है, इसको भी रेस्ट का प्रॉपर्टी है, लेकिन आपने थोड़ा सा फोर्स देकर ये मूव करने लगा. इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी था टू हैव इट्स ओन पोजीशन, टू हैव अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, बट slightly you have applied force, it changes this position, means it was not having a greater tendency to have its position of rest. इसलिए इसका मास कम है. जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसका मास ज़्यादा है. जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा थोड़ा सा फोर्स देने से, उसका मास कम है. सिक्स्थ पॉइंट, जैसे अगर मैं ये मतलब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होता है व्हेन इट इज अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, जब इस पर नेट फोर्स 0 है. तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो दैट सिंपली मींस आइदर इट इज एट रेस्ट और विल हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये थीटा है, आपने यहां से फोर्स F लगाया, टेंशन T है और mg नीचे की ओर है, और ये बॉडी जो है रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी 0 है. अगर इसका वेलोसिटी 0 है तो मतलब F नेट इज 0. ठीक, अगर F नेट 0 है तो दैट मीन्स समेशन ऑफ Fx इज 0, समेशन ऑफ Fy इज 0. Fg को जाने दो बिकॉज देयर इज नो थर्ड डायरेक्शन इन विच फोर्सेस आर देयर. तो अब ये जो टेंशन है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है. इस टी के दो कंपोनेंट, टी कॉस थीटा और यहां से टी साइन थीटा. अब जरा ये समेशन ऑफ Fx अप्लाई करो यहां पर, और समेशन ऑफ Fx अप्लाई करो. x डायरेक्शन ये है और y डायरेक्शन ये है, तो समेशन Fx करो. व्हाट इज समेशन Fx? दैट इज F, x डायरेक्शन में ये F माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू 0. कर दिया ये मैंने अप्लाई. सम ऑफ द x फोर्स इज इक्वल टू 0. अब ये सम कैसे करोगे, क्योंकि एक फोर्स तो फॉरवर्ड है x डायरेक्शन में और दूसरा अपोजिट है. और दूसरा जो है दैट इज F समेशन ऑफ Fy, दैट इज t cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशंस आप लिख सकते हैं फ्रॉम दीज टू अबाउट दिस ऑब्जेक्ट विच इज द रेस्ट, मीन्स द नेट फोर्स ऑन इट इज 0, मीन्स समेशन ऑफ Fx is 0, मीन्स समेशन ऑफ Fy is 0, समेशन ऑफ Fx 0 मीन्स दिस इक्वेशन, समेशन ऑफ Fy 0 मीन्स दिस इक्वेशन. तो जब मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इन दो इक्वेशंस को, देखो क्या होगा. इट इज t sin थीटा इज इक्वल टू mg, सॉरी t sin थीटा इज इक्वल टू F, ये वाला फोर्स, एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg. इक्विलिब्रियम में ये भी आप कर सकते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, ये वाला, एंड अपर फोर्स इक्वल टू लोअर फोर्स. वो आगे जाकर, लेकिन पहले इसी समेशन से करना चाहिए. फिर जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आप कहेंगे इन इक्विलिब्रियम x फोर्सेस इज इक्वल टू दीज नेगेटिव x फोर्स, y फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस y फोर्सेस. आप इक्वेट भी कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. लेकिन पहले इक्वेशन से ही करना चाहिए. तो अब इनको डिवाइड कर लो. जब डिवाइड करूंगा मैं, when I divide the two, that will give me tan theta is equal to F by mg, and theta is equal to tan inverse F by mg.
tan इनवर्स, क्योंकि थीटा जब tan जब शिफ्ट हो जाएगा, tan जब शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये थीटा होना चाहिए f/mg, ओनली देन इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये जो थीटा है ये कितना होना चाहिए ताकि दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाया और थीटा को निकाला, और थीटा को हमने निकाला। ठीक, चलो लेट मी गो अहेड। अब ये साफ हो गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन का है, ए बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स है तो बॉडी विल चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इट विल एक्सेलरेट, राइट। एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड रेस्ट दे आर इक्वलेंट इन फिजिक्स, ये याद रखो। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं, बस जस्ट थिंकिंग दैट रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर इक्वलेंट। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में हो किसी बस में, और बस इज, आप बाहर नहीं देख सकते बस से, आप ये कभी साबित ही नहीं कर सकते कि यू आर इन मोशन। You cannot prove that you are in motion in the bus if the bus, ये जो बस के जो ये ग्लास है, if they are closed and they are blackened, and you cannot prove that you are moving in the bus. Rest and uniform motion cannot be differentiated. अच्छा, now let me go to a few objectives. Let us see. Which of the following best describes Newton's first law of motion? Which of the following? Force equals mass times acceleration? No. Every action has equal and opposite reaction? No. A body continues in its state of rest or uniform motion unless acted upon by some external force. C is the answer. हो गया, easy question, जो हमने पढ़ाया उसी पर क्वेश्चन बनाया हमने। चलो सेकंड, the tendency of a body to resist any change in its state. अगर एक बॉडी है ये रेजिस्ट कर रहा है, कि कह रहा है कि मुझे चेंज मत करो, मेरा स्टेट चेंज मत करो, it resists, it has a tendency to stay where it is, stay where it is at the rest, or stay in constant motion. What is that called? The tendency of a body to resist any change in its state of motion is called momentum. No energy, no velocity, no inertia. D, inertia is the answer. Inertia is the answer. Third, when bus suddenly stops, the passengers fall forward. This is an example of, देखो, जब bus is moving, the forward with constant velocity, and you are in the bus, you are also having constant velocity, no problem. You are very comfortable in the bus, क्योंकि बस का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अचानक बस स्टॉप हो गया, तो जब स्टॉप हो गया आपको यूं आगे की ओर पुल हो गए आप। वजह यह हुआ, जब बस स्टॉप हुआ तो आपका लोअर पोर्शन, बेस पोर्शन रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी मोशन में होता है। एंड अपर पोर्शन बॉडी would like to have that constant motion. Therefore, it takes a while to stop with the bus. इसलिए आगे की ओर पुल हो जाता है. It is inertia and nothing else. See, inertia of motion. Third, inertia of motion. It is inertia of motion. Upper body continues to be in the state of motion, and lower body comes to rest and you fall forward. और अगर एक्सेलरेट करेगा तो you fall backward. This is because of inertia. Okay, fourth. A book resting on a table will remain at rest until its weight increases. Someone moves the table and net external force is applied. Friction acts on it. A book rests on a table will remain at rest until someone moves the table and net external force is applied. एक बुक है जो टेबल पर है, हमेशा टेबल पर ही रहेगा जब तक आप कोई बैरूनी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं करता है. This is the answer. A net external force is applied on the book to change its state.
विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इलस्ट्रेट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनमें से कौन सा इनर्शिया ऑफ रेस्ट इलस्ट्रेट करता है? पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड्स व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, दे फॉल बैकवर्ड, बस स्टार्ट्स एंड यू फॉल बैकवर्ड्स। इसका मतलब यू आर एट रेस्ट। जब बस स्टार्ट कर रहा है तो फीट बिगिंस टू मूव बट योर बॉडी वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, तो फीट गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बॉडी इज एट रेस्ट एंड देयरफॉर बॉडी फॉल्स बैक with respect to the feet. Feet move forward, automatically body falls backward. Passengers fall backward when the bus starts suddenly. Passengers fall forward when the bus continues to roll. No. This is the answer. Passengers fall backward when the bus starts suddenly. जब बस सडनली स्टार्ट करता है तो आपको यूं पीछे की ओर पुल हो जाते हैं। पीछे की ओर पुल होने का मतलब यह है कि आपका बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट रेस्ट, बट वन पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट इज फीट moves in the forward direction and your body falls backward. If no external force acts on a moving object, एक ऑब्जेक्ट मूव ही कर रहा है, करने दो मूव all the time with constant velocity. If no external force acts on a moving object, it will eventually come to rest. No. क्यों आएगा रेस्ट में? ये तो हमेशा मोशन में ही होगा. It will continue to move. Move with constant velocity in a straight line. Yes. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ए बॉडी जो है, it will continue to move with constant velocity. It will continue to move with constant velocity. Move with constant velocity in a straight line. B is the answer. Oh, that is the first law. If there is no external force, a body will continue to move in a straight line with constant velocity. Seventh question. Why does a coin placed on a cord fall into a glass when the cord is filled quickly? Filled quickly. मतलब एक गिलास है, गिलास पर एक कॉर्ड है और कॉर्ड पर एक कॉइन है, ऐसे कुछ। ये गिलास है, गिलास पर एक कॉर्ड है और कार्ड पर एक कॉइन है, ये सिचुएशन है। और आपने इस कार्ड को बाहर की ओर खींचा, सडनली वाइट फॉल्स डाउन टू द गिलास। ये इस कार्ड के साथ ही क्यों नहीं आगे आता है? वजह यह है कि ये रेस्ट में है। आपने कार्ड को पुल किया, इट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर ए व्हाइल इवन इफ यू पुल द कार्ड फॉरवर्ड। तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है गिलास में फॉल हो जाता है, क्योंकि ये अपनी ही जगह रहता है। इवन इफ यू पुल द कॉर्ड सडनली आउटसाइड, यू आर पुलिंग द कॉर्ड लाइक दिस, यूं, तो कॉइन अपनी जगह रह करके नीचे फॉल हो जाता है। सो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द कॉइन। ये कॉइन पहले रेस्ट में था, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो आपने नीचे से, अरे यार अगर मैं ऐसे देखो, यूं मेरे हाथ पर ये मार्कर है, पेन है, तो अगर मैं अपने हाथ को खींचूंगा तो ये नीचे गिरेगा, ये मेरे हाथ के साथ नहीं आएगा। तो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, हैव ए लुक। चलो कोई और चीज़ दिखाते हैं। ये देखो, यूं, ये देखो, हाथ खींचा, ये नीचे गिरा। इसका मतलब जब मैंने हाथ खींचा, ये मेरे, हाँ आहिस्ते से करूंगा तो फिर ये खींचा आपने, लेकिन मैं यूं करूंगा, यूं, वो नीचे गिरेगा, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। These were few questions which I have solved for you, and I will continue to deliver lectures on chapter 5th and Newton's laws. It will take some lectures, more lectures. Continue to watch these lectures so that you could be benefited. Thank you.